हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द आईआईटी जैम सिलेबस। आईआईटी जैम 2022 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मतलब हम लोग इस तरह से बात करेंगे इस वीडियो में कि जो मैक्सिमम टॉपिक्स इस तरह के हम लोग कवर देखने वाले हैं कि जो कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है ना, कम टाइम स्कोर ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। ठीक है ना, तो हम लोगों के जो सिलेबस है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है ना, ठीक। पहला आपका मैथमेटिकल मेथड्स, दूसरा मैकेनिक्स, तीसरा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना, वेव एंड ऑप्टिक्स। चौथा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद आपका क्या आता है, थर्मोडाइनमिक्स या काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडाइनमिक्स। अगला क्या है आपका, ये हो गया। ठीक है, क्या छूट रहा है अभी, क्वांटम इन मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। एंड द लास्ट वन इज सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना, तो ये मेरे 7 पार्ट्स हैं जो आपको कवर करने होते हैं फॉर द आईआईटी जैम सिलेबस। आईआईटी जैम 2022 को इस समय हम लोग टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली सिलेबस तो आपका सेम ही रहने वाला है, कुछ एक टॉपिक्स का भले कभी कभार चेंजमेंट हो जाता है। तो ये 7 टॉपिक्स में से आपको मेजरली क्या देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस भी एग्जाम को दे रहे हो उस एग्जाम को पहले आपको रीड करना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में पैटर्न क्या पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। लाइक कि कुछ क्वेश्चंस तो इस तरह के होते हैं कि कभी कभी कि हर एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लो कोई पर्टिकुलर में टॉपिक उठाया, उस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी टॉपिक से हो सकता है रेयरली क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 और 2 क्वेश्चन इन 3 और 4 ईयर्स, है ना। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को रीड करना आना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करी जाए, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे कि मैथमेटिकल में किस तरह के हम लोग टॉपिक्स को कवर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैथमेटिकल में फर्स्ट टॉपिक इज मैट्रिसेस। Matrices is the first topic which you can cover in maximum 3 to 4 days, maximum 3 to 4 days with practice। ठीक है ना, 3 to 4 डेज में आप इसको पूरा कवर कर सकते हो। और ये इस तरह का टॉपिक है जिससे कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये नहीं है कि मैट्रिसेस में 3-4 साल में क्वेश्चन आ रहा है, रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप एग्जाम पेपर उठा के देखोगे तो आपको मैट्रिसेस से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसमें आप ऐड कर सकते हो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में क्या है, कुछ ये भी आपका 3-4 दिन में ही आपका खत्म करने वाला टॉपिक है एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स पूरी नहीं पढ़नी होती। कॉम्प्लेक्स के कुछ निश्चित पार्ट ही पढ़ने होते हैं, जैसे एनालिटिक फंक्शन आपको चेक करना आना चाहिए किस तरह से एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है ना, दूसरी चीज़ आपको ये समझ आना चाहिए कि ये कॉची-रीमान इक्वेशन किस तरह सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स में भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है। और इसमें आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हो गया, मतलब मैट्रिसेस में डिटरमिनेंट भी आ गया। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके बाद आप फूरियर ट्रांसफॉर्म, क्या चीज़, फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह का टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक का फायदा क्या होता है कि फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक जो होते हैं उसमें आप एक दिन में ही फॉर्मूलों को इस तरह से समझ सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूलाज। ठीक है ना, कुछ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए और उसकी हेल्प से आप जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म है या फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर सीरीज दोनों चीजें। ठीक है ना, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर सीरीज, हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू नो अबाउट इट। ठीक है ना, तो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज दोनों का आइडिया होना चाहिए। तो ये मैं आप
मैं देखो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिकल का एक एक पोर्शन आपको कवर करना है, मैं सिर्फ उन टॉपिक्स को बता रहा हूँ जिनको कवर करने से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अब अगर मैं आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपका ये आप समझ लीजिए कि 60 to 70% इस वीडियो से ही कवर हो जाएगा। और मान लिया ज़्यादा ही बोल सकता हूँ मैं, थोड़ा सा होता ना कि अप्रॉक्सीमेशन लेके थोड़ा सा कम बोलता हूँ, तो इस वजह से आप ज़्यादा ही मान के चल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें इतना ज़्यादा बता दूंगा आपको, मतलब टॉपिक्स कम होंगे लेकिन आने का वेटेज, जो उनका वेटेज है एग्जाम में, वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद आते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन पार्ट बोलता है। आप बोल सकते हो अगर इलेक्ट्रिसिटी, सपोज दैट यू आर स्टडीइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो आपको अगर मैकेनिक्स का अच्छा आइडिया नहीं है, इफ़ यू डोंट नो अबाउट मैकेनिक्स, तो आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको टफ बना दोगे। ठीक है ना, वो आपसे होने वाले नहीं, क्योंकि मैनी क्वेश्चंस इन्वॉल्व मैकेनिक्स। ठीक है ना, तो मैकेनिक्स में आपको बेसिक मैकेनिक्स तो आनी ही चाहिए। ठीक है ना, जो बेसिक मैकेनिक्स है, हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना, किस तरह से हम लोग चीज़ें, मोमेंटम कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये चीज़ें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। इसके साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है हमारा, सेंट्रल फोर्स मोशन। सेंट्रल फोर्स, ये सारी चीज़ें नोट करते रहोगे। सेंट्रल फोर्स मोशन, सेंट्रल फोर्स मोशन, मैक्सिमम 4 to 5 डेज। ठीक है ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन ही खराब हो रहा है। सेंट्रल फोर्स मोशन का भी आपका 4 से 5 दिन लगने वाला है। इसके अलावा इसमें साथ में क्या ऐड कर सकते हो आप, केपलर्स लॉ। वो तो खैर इसी का एक पार्ट होता है, बट फिर भी अलग से बताना जरूरी है, वरना आपको मिस कर दो। केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद इसमें आप रोटेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रोटेशन। और रोटेशन के साथ साथ आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी सेंट्रल, आपको सेंटर ऑफ मास निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का भी आइडिया होना चाहिए। वीडियो में बने रहना, लास्ट में आपको कुछ इस तरह की चीजें बताएंगे जिससे डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि मतलब 1 लाइन सॉल्यूशन वाले, और हर साल पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल साथ साथ चलते रहना, लास्ट में उसी तरह के कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है ना, वीडियो को स्किप मत करना बीच में। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो इस तरह के जो टॉपिक्स, सेंट्रल फोर्स मोशन हो गया, केपलर्स लॉ हो गया, रोटेशन हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इन तरह के जो टॉपिक्स हैं इनसे रेगुलर इंटरवल में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है। दूसरी चीज, मैकेनिक्स का जो पोर्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है ना, इसमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, इसमें आपको 1-2 प्रिंसिपल, जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्या चीज, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है ना, बर्नौलीज हो गया। इसके अलावा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना आना चाहिए कि बर्नौलीज प्रिंसिपल किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आए इन पे। ठीक है ना, बर्नौलीज प्रिंसिपल और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इन दोनों प्रिंसिपल पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात होगी हमारी मैकेनिक्स की। अब बात करते हैं हम लोग वेव, ऑप्टिक्स। ठीक है ना, और ऑसिलेशंस। तो ऑप्टिक्स एक इस तरह का टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस को निकाल करके बाहर लाना थोड़ा सा टफ काम होता है। कि कभी हो सकता है लेंस में से क्वेश्चंस आ जाए, कभी हो सकता है कि आपका मिरर में से क्वेश्चंस आ जाए, कभी हो सकता है प्रिज्म में से क्वेश्चन बन जाए। लेकिन जो जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, दोज आर फ्रॉम इधर लिख देता हूँ, दोज आर फ्रॉम इंटरफेरेंस प्लस डिफ्रैक्शन प्लस पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। कुछ लोग डिफ्रैक्शन को डायफ्रैक्शन बोलते हैं, आई डोंट केयर। ठीक है, तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये इस तरह के टॉपिक्स हैं कि जैसे मान लो किसी साल आपका लेंस पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, किसी साल आपका प्रिज्म पे क्वेश्चन आ गया, किसी साल आपका मिरर पे क्वेश्चन। लेकिन इन टॉपिक्स का क्या है कि इन टॉपिक्स से जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है ना, इंटरफेरेंस पे आपको कि एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है ना, तो इन पैटर्न पे मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आने की इंटरफेरेंस से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना। उसी तरह से डिफ्रैक्शन में ग्रेटिंग वाले क्वेश्चंस आने की, इसमें क्या है, ग्रेटिंग वाले क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ग्रेटिंग वाले क्वेश्चंस आपको पता होनी चाहिए किस तरह से अप्लाई हमें करना है, ग्रेटिंग की ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है, इस पर किस तरह से अप्लाई करता है, ठीक है ना। पोलराइजेशन में भी यही चीज़ है कि आप इस तरह क्वेश्चंस, पोलराइड है, सपोज देयर इज अ पोलराइड, इसके पे एक लाइट बीम डाली जा रही है, तो दूसरा पोलराइड को कितने एंगल से घुमाया जाए, कितनी इंटेंसिटी निकले, तो मैलस लॉ मतलब बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन में भी मैलस लॉ, समझ आ रहा है, दिख रहा है ना नीचे, अगर ना दिख रहा हो तो ये इधर पोलराइजेशन लिखा हुआ है, इधर मैलस लॉ लिखा हुआ है, इधर ग्रेटिंग लिखा हुआ है, इधर डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई कि ऑप्टिक्स में किस तरह से कवर करना है। तो एक काम करो, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो या उतार लो जो चाहो, और फिर मैं थोड़ा सा इसको जगह बना देता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कहाँ तक पहुँच गए थे, मैं मैथमेटिकल की बात कर ली थी, मैकेनिक्स की बात कर ली थी, हम लोगों ने ऑसिलेशन और वेव पे बात कर रहे थे। ऑप्टिक्स में हम लोगों ने बात करी थी कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी। तो हाँ ठीक है ना, यही बात, हाँ ठीक। और इसके अलावा कुछ बताया था नहीं। अब बात करते हैं ऑसिलेशन और वेव में क्या क्या आपको याद रखना है। जैसे ऑसिलेशन हो गया, तो ऑसिलेशन में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, क्या चीज़, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके साथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन के कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, और उसके साथ में आपको डैम्प्ड और फोर्स, तो मतलब इक्वेशंस वगैरह, ठीक है ना, फोर्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, डैम्प्ड एंड फोर्स, डैम्प्ड एंड फोर्स, ठीक है, ये तीनों चीजें। इसके साथ में वेव्स में आपको क्वेश्चंस तो बहुत तरह के बन सकते हैं, लेकिन डॉपलर इफेक्ट से, कहां से, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर ड्यूरेबल भी होता है ना, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है ना, डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये बात हो गई मेरी ऑसिलेशन, वेव ऑप्टिक्स की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फिर से एक इस तरह का टॉपिक जहां से क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करके इन क्वेश्चंस को इस तरह से अरेंज किया है कि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज गॉस लॉ। क्या चीज़, गॉस लॉ। गॉस लॉ से भाई साहब भर भर के क्वेश्चंस आने के, गॉस लॉ में कौन कौन से, जैसे मान लो गॉस लॉ में बोला इसमें इस इक्वेशन रो इज इक्वल, बाकी तो आएंगी ही, इसके साथ में इन इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, रो सॉरी डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई इसके डिफरेंशियल फॉर्म से, ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चन। बाकी स्फेरिकल शेल है, इसके इतनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तरह तरह के स्फीयर्स आपको देगा, कंडक्टिंग देगा, नॉन कंडक्टिंग देगा, हॉलो देगा, सॉलिड देगा, तो अलग अलग तरह के आपको स्फीयर्स दे सकता है, ठीक है ना, इससे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी। और इसके बाद जो दूसरा वाला इक्वेशन इसी का होता है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का जो लॉप्लास फॉर्म होता है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, ठीक है ना। आपको हो सकता है कि पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दे दे, उससे डेंसिटी पूछ ले, ठीक है ना, और हो सकता है आपको कि डेंसिटी दे दे, आपसे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरी चीज़ आप इसमें वही बोला ना मैंने कि स्फीयर्स याद रखोगे, स्फीयर्स यानी कितने तरह के स्फीयर्स, आपको 4 तरह के स्फीयर्स पढ़ने होते हैं, कंडक्टिंग, एक नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में भी हॉलो और सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग में हॉलो और सॉलिड, उन सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, कहाँ अंदर कितना होता है, बाहर कितना होता है, स्फीयर्स का आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। इसके साथ में इसमें बाउंड्री कंडीशंस से भी क्वेश्चन आते हैं, बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है ना, बाउंड्री कंडीशन से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है। और इसमें कहाँ से बन सकते हैं, बाउंड्री कंडीशंस हो गई, गॉस लॉ हो गया, स्फीयर्स हो गया, इसके बाद कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स, क्या चीज, डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में आपको जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि वायर के बाहर, ये सारी फार्मूला शीट एक बना लो, और फार्मूला शीट में ये सारी चीज़ें लिखो कि एक वायर के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये सारी चीज़ों के जैसे जो सिस्टम्स होते हैं उनके जैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही आपको बताना चाहिए, तो सारी चीज़ें लिख लेना। इसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड में क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ये आपका पहली बात तो उसमें मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को मिला करके, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी ईएम इंडक्शन से बन सकता है, ईएमआई से, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इसके साथ में जो नॉर्मल बायोसेवर्ट लॉ
ठीक है ना, और एम्पियर्स लॉ, इन दोनों के एप्लीकेशन बेस्ड, एम्पियर्स लॉ, इन दोनों के एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। और तीसरी चीज में क्या आता है, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें लिखते रहना, ठीक है ना, एम्पियर्स लॉ और लॉरेंज फोर्स पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। दूसरी चीज में चौक उठा देता हूँ जरा सी, ये खत्म हो गई है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लॉरेंज फोर्स हो गया। अब आते हैं इसमें, मेरे ख्याल से इतना काफी है। अगर आप इतना, और ईएम वेव्स तो बेसिक आपको पता नहीं चाहिए, कहाँ क्या चीज, ईएम वेव्स, ईएम वेव्स उनसे तो मतलब इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना डायरेक्ट। अगर आपको उसका आइडिया है तो डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो ईएम वेव्स बनते हैं वो डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अब आते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे जो एक बोलते हैं ना कि ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है जहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस इन द सेंस मतलब कम टाइम में, वही बोलते हैं लास्ट में लोग बात करेंगे, ज़्यादा जो कवर करता है। यानी थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी का वो पार्ट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्या चीज़, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटमैक, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, स्टैटमैक, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऐसा टॉपिक है जिसको आप 3 दिन में, मैं तो बोल रहा हूँ 3 दिन में, ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 3 दिन में आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। और बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है, पूरा का पूरा ऐसा सिलेबस है, मतलब ऐसा टॉपिक है जो बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है और काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ। ये आपको क्वांटम में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इस तरह का टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मतलब इतने आसान आसान क्वेश्चन कि वो 10th 12th का बच्चा भी कर लेते हैं, 10th का 12th का बच्चा भी आसानी से कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं इससे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप इसके बाद आपको क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स में आपको, थर्मोडायनेमिक्स में कहाँ पर लिख दूं मैं आपको, इधर इधर लिखता हूँ, ठीक है ना, ऑरेंज वाले से लिखा हुआ है ये। थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज फेज ट्रांजिशन, चीज फेज ट्रांजिशन। यहाँ से क्वेश्चंस तो भरे मिलेंगे आपको, फेज ट्रांजिशन। अगली चीज आपकी मैक्सवेल्स इक्वेशन, सॉरी हाँ मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन आपको मतलब इनकी तो ट्रिक्स वगैरह भी आप बना लेते होगे खुद भी, मेरे से ज़्यादा ही जानते होगे, ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन वगैरह ये पता होना चाहिए। और इसमें क्या है, काइनेटिक थ्योरी की जब भी बात करते हैं तो काइनेटिक थ्योरी में आपको जो वेलोसिटीज़ हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी आरएमएस वेलोसिटी और वो जो मीन प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इन सब का अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की, वो जो डायरेक्ट फंक्शन बनता है वेलोसिटी का, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछ दिए जाते हैं। कि आप कुछ नोट कर लो ना, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो इसका, ठीक है ना, ऐसे नोट करते रहो वरना फिर एकदम ज़्यादा घिसपिच हो जाती है। अब मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स ऐसा टॉपिक है कि बोल रहे हो, सब में बोलते हो ऐसा टॉपिक है, कैसा टॉपिक है, मतलब सारे टॉपिक्स अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स एक इस तरह का टॉपिक्स है जहाँ से कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। हमेशा मतलब, हमेशा का मतलब ये नहीं होता है कि हर साल में 2-3 क्वेश्चन, मतलब हर 2 साल में कम से कम, नहीं तो 1 साल में तो क्वेश्चन हर साल ही एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको, मतलब गारंटी मेरी, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स से आप कहाँ लिखूँ, थोड़ी सी जगह बना देता हूँ, बस 1 सेकेंड। एक सेकंड रुकना भाइयों, जगह बन गई। क्या बोल रहा था मैं, मॉडर्न फिजिक्स से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। पहली चीज आपकी बनती है 1D बॉक्स, हर साल क्वेश्चन 1D से नहीं आएगा तो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर से आ जाएगा, 1D से नहीं आएगा तो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर से आ जाएगा। और इन दोनों में से तो क्वेश्चन आना ही आना होता है। इसके अलावा इनमें जो और भी एक चीज़ होती है पोटेंशियल स्टेप, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पोटेंशियल स्टेप। नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसके साथ में आप नॉर्मलाइज करना, फंक्शन को नॉर्मलाइजेशन, यहां से क्वेश्चन मिल जाते हैं नॉर्मलाइजेशन से।
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। हालांकि क्वेश्चंस और भी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इनसे भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आ जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये टॉपिक्स आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह के जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब अपने आते हैं लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ब्रैक्स लॉ, आंख मूंद के, क्या चीज, ब्रैक्स लॉ। ये अगर तैयार कर लिया तो हर साल एक क्वेश्चन आता है ब्रैक्स लॉ से, हर साल, एक आध साल का बीच में हो सकता है गोला हो, लेकिन लगभग हर साल ब्रैक्स लॉ से क्वेश्चन आया। ब्रैक्स लॉ से नहीं आएगा तो रेसिप्रोकल लैटिस से आ जाएगा, और रेसिप्रोकल लैटिस। अब एक काम करना, इस क्लास के बाद आईआईटी जैम पीवाईक्यू की बुक उठाना और उसमें से मिला ना जितने टॉपिक मैंने बताए हैं, कम से कम आपको 70 to 75% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसी से मिल जाएंगे जो मैंने बताए हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं कवर किया है और मैंने वही टॉपिक कवर किए जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। मैं हर टॉपिक में से बहुत ज़्यादा तो 25-30% टॉपिक्स ही उठाए हैं, और कवर कितना कर रहे हैं, 75% के आसपास। तो आपको स्मार्ट ये देख के चलना है कि किन टॉपिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी। आपको ये नहीं कि कुछ सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ देने, आपको पढ़ना पूरा, लेकिन इन पे आप फोकस ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। इन पे टाइम ज़्यादा दे सकते हो, इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। ब्रैक्स लॉ हो गया, रेसिप्रोकल लैटिस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आप रिलेशन जो होते हैं ना कि जो एफसीसी और बीसीसी में जो बेसिक्स रिलेशन होते हैं, एफसीसी, बीसीसी, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक, इन सब के जितने भी रिलेशन होते हैं कि जो इंटरएटॉमिक सेपरेशन हो गया, कि दो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, डायगोनल की दूरी, ये सारी चीज़ें रिलेशन, आर और ए में रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओपैम्प, ऑपरेशन एम्पलीफायर। क्या चीज़, ऑपरेशन एम्पलीफायर। 2 दिन क्वेश्चन पक्का, ओपैम्प से हर दूसरे साल में क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। तो ओपैम्प आपको तैयार करना है। इसके अलावा डायोड और ट्रांजिस्टर तो आपको बेसिक तो उनका आइडिया होना चाहिए, उनके सर्किट एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीज, डायोड एंड ट्रांजिस्टर सर्किट्स इनके, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर में से वो वाले क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको सी सर्किट दिया गया इस तरह से, ठीक है ना, ये सी सर्किट बना हुआ आपका, कोई भी पोटेंशियल डिवाइडर मान लो बना हुआ, ठीक है ना। तो आप इनपुट में और आउटपुट में केवीएल वाले क्वेश्चन इनकी दबा के प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चन की दबा के प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपके डायोड वाले बेसिक जो सर्किट बनते हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और एक बात, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉल सेट से अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो क्वेश्चन का अक्सर ऐसा होता है कि लगभग सेम क्वेश्चन आ जाता है, मतलब डाटा अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, पैटर्न सेम आपको मिल सकता है वहां से, ठीक है ना। तो वहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कुछ क्या, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे बोल सकते हैं ना अपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इन पे थोड़ा सा फोकस करना, और मुझे अगर कुछ याद आता है तो मैं बता देता हूँ आपको। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो आपको जैसे मैंने कुछ अब टॉपिक्स बता दूँ लास्ट में फिर से एक बार, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ब्रैक्स लॉ से हर साल क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा ओपैम्प वगैरह से आप हर साल, और एक चीज़ छूट गई, क्या चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो बोल रहा था ना कुछ छूट रहा है, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ एसटीआर। एसटीआर 5-6 दिन का आपका है, केवल 5 से 6 दिन का, और एसटीआर में से क्वेश्चंस इतना, मतलब देखो आपको वो टॉपिक जरूर कवर करने छोटे छोटे, इनसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आपका एसटीआर हो गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक तो आपको पता होनी चाहिए, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है ना। सॉलिड हो गया, न्यूक्लियर हो गया, और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हो गया। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, ओपैम्प बताया था, ठीक है, ओपैम्प बताया था। ये टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे छोटे आपको जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो ये बड़ा टॉपिक्स हैं, ऑसिलेशन, ये सारे बड़े टॉपिक्स हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मैंने बोल दिया क्या, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अगर नहीं बोला है, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ रहे हो तो पर्टिकुलर देखा जाए तो बड़े छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं, तो आप इनको भी अच्छे से देखो, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स मैंने बोल ही दिया था, मैट्रिसेस, हाँ मैट्रिसेस अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, इससे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप यहाँ तक आज आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। चौक भी खत्म हो गई अब, मतलब चौक खत्म हो, उठानी पड़ेगी जाके, ठीक है। आप कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, और कोई दिक्कत रह जाए कमेंट सेक्शन में, आपको नहीं संतुष्टि मिल पा रही तो आप इंस्टाग्राम पे जा करके मुझसे अच्छे से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शरद वाजपेयी से सर्च कर लो, मिस्टर फिजिक्स का नाम सर्च कर लो,
हर जगह मिल जाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत तो ज़रूर पूछ लेना। चलो 1 मिनट रुको, थोड़ा सा और सुनते जाओ, मैं 1-2 टॉपिक्स इस तरह के मैंने नोट किए थे आपको बताने के लिए, बट भूल गया हूँ बताना। वो टॉपिक्स वो थे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपैम्प सॉरी लॉजिक गेट्स, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से, लॉजिक गेट्स। इसके बाद आपको क्या बताना था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। और एक काइनेटिक थ्योरी का आपका जो टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स का, वो है आपका स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेशन। क्या चीज? स्पेसिफिक हीट, कहीं भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट को अच्छे से नोट कर लेना, स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेशन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, मतलब वो CV इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, CP इज इक्वल, इन सारे पे अच्छे क्वेश्चन, CP माइनस CV का इसमें ये रिलेशन होगा, इस गैस के लिए क्या रिलेशन होगा, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो बस इतनी बात अलग से बतानी थी आपको, आप जा सकते हैं आप लोग। चले, थैंक यू सो मच, बाय बाय।